हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे मोलरता और भी कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो कि यहाँ बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा। आप लोग अच्छे से कापी कलम लेकर बैठ जाइए और नोट करिए इसे। ठीक है, तो बढ़ते हैं। देखो, मेरा क्वेश्चन पहला है कि मोलरता का उदाहरण से समझाइए। क्या करना भाई साहब? मोलरता है, उसको उदाहरण से समझाना है। कितने लोगों को आता है? मैं जानता हूँ कि आप लोगों को आता है, बस ये रिवीजन क्लास है, आप लोग जान लीजिए। कौन सा क्लास? रिवीजन क्लास। बहुत छोटी छोटी क्वेश्चन है, 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाता है हर साल। तो इससे उठा कर लेकर आए हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िए, रिवीजन रिवीजन करिए और लिखिए। देखो, मोलरता किसे कहते हैं? क्या करना है? मोलरता को उदाहरण से समझाना है। नहीं बोल दो, मोलरता का परिभाषा दे दो और इसका एक एग्जाम्पल दो, बस काम हो गया। कुछ नहीं करना है, बस 2 नंबर के लिए इतना बहुत जरूरी है। देखो, मोलरता की बात करें, और हाँ एक मिनट और, जिस तरह से यहाँ लिखे हैं आप लोग बिल्कुल सेम लिखिएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि मोलरता को उदाहरण से समझाइए, तो आपको एक लाइन में ब्लैक पेन से आपको लिखना पड़ेगा कि मतलब मोलरता, ताकि दिखने में अच्छा रहे। और फिर उसके आगे लिखना है उसका आंसर। तो लिख लीजिए कि किसी बिलियन के 1 लीटर बिलियन में, मान लो कोई पात्र है, ठीक है, कोई पात्र है और इस पात्र में 1 बिलियन भरा हुआ है, ठीक है। और उस 1 ही लीटर कितना बिलियन है? 1 लीटर, 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर बिलियन है, ठीक है। बिलियन में बिले के मोलों की संख्या, इसमें जो जितने मोलों की संख्या है, ठीक है, मोलों की संख्या उस बिलियन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? मोलरता। यानी हम बोल सकते हैं किसी बिलियन में 1 लीटर, 1 लीटर में, किसी बिलियन के 1 लीटर में बिले की मोलों की संख्या को उस बिलियन की क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं, आप लोग याद कर लोगे आराम से, ठीक है। अगर हम इसके सूत्र देखें तो कैसे निकालेंगे? हाँ, एक लाइन में ये लिख लो, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसे तो आपको लिखना ही पड़ेगा। इसे कैपिटल एम से क्या करते हैं भाई साहब? प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। क्या यहाँ तक कुछ डाउट है? नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें इसके सूत्र की, तो हम बोल सकते हैं मोलरता इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या और बटे में विलयन का आयतन। बटे में क्या है? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, आयतन, ये होता है फॉर्मूला। अगर हम इसको लिखना चाहें कैसे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मोलरता को हम लिखते हैं कैपिटल एम से, कैपिटल एम से। अब विलेय के मोलों की संख्या क्या लिखते हैं हम? किससे? एन बी से, एन बी से। अब विलयन का आयतन, एक मिनट, का आयतन है, का आयतन, इसको लिखते हैं किससे? वी से, ठीक। अगर हम जानते हैं कि एन बी बराबर होता है क्या? एन बी बराबर होता है, यानी विलेय का भार बराबर होता है, क्या है, सॉरी, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अड़भार, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? विलेय का भार, और विलेय के भार को लिखते हैं डब्ल्यू बी से। और बटे में क्या होता है? अड़भार होता है, तो किसका अड़भार? विलेय का अड़भार, है ना। तो हम लिख सकते हैं एम डैश, सॉरी, एम बी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या कि डब्ल्यू बी बटे में एम डैश बी। एम डैश क्यों लिखा है पता है? क्योंकि यहाँ पहले से एक ऑलरेडी में क्या दिया है? एम दिया हुआ है, और गुणे में क्या है? आयतन है। सुनो, यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर आयतन लीटर में है तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर आयतन क्या है हमारा, में एम एल में है, तो क्या होगा? यहाँ से 1000 में क्या होगा? गुणा हो जाएगा। ये हमारा प्राप्त हो गया क्या? सूत्र। तो आप इसे लिख सकते हो, इसका इतना होगा, और इससे m बराबर, कैपिटल M है,
कैपिटल M बराबर WB इंटू 1000 और बटे में M-B और अपॉन में बटे में M-B और गुणे में V। ये प्राप्त हो गया हमारे क्या इसका सूत्र। अगर बात की इसके एग्जाम्पल में और आ गया कि 0.2 मोलरता का मतलब क्या है, तो हम कह सकते हैं कि 0.2 मोलरता का तात्पर्य यह है कि विलेय में क्या है, विलेय के 0.2 जो मोल है, मोल को 1 लीटर विलेन में क्या हुआ घोला गया है। इसका तात्पर्य ये है। अगर आ गया कि 0.2 मोलरता का मतलब क्या है, तो क्या कहोगे कि विलेय के 0.2 मोल को 1 लीटर विलेन में क्या किया गया है, घोला गया है। बस इतना लिखना है। क्या इतना आप लोग नहीं लिख सकते हो क्या? लिख लोगे ना? ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग देखिए, हाँ तो देखिए मेरा अगला क्वेश्चन कि कहा गया है फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं। फ्रैंकल नहीं, फ्रैंकल है। फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं या फिर क्या होता है या फिर क्या है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम लिख देंगे क्या, VMI। ठीक है, अब VMI का मतलब होता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, तो हम लिख देंगे VMI। अगर हम इसको देखें तो क्या होगा कि आयनिक क्रिस्टल में जब धनायन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, कि आयनिक क्रिस्टल में जब धनायन अपना स्थान छोड़कर रिक्त स्थान में चला जाता है ना, तो यह फ्रैंकल दोष कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? फ्रैंकल दोष। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बहुत आसानी से याद करके लिख दोगे कि आयनिक क्रिस्टल में जब धनायन अपना स्थान छोड़कर, कौन सा स्थान, अपना स्थान छोड़कर रिक्त स्थान में चला जाता है, तो यह फ्रैंकल दोष कहलाता है। क्या इतना नहीं याद कर पाओगे आप लोग? 2 नंबर के लिए याद कर लोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ना मत, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साटकी दोष से क्या तात्पर्य है। साटकी दोष भैया, साटकी दोष तो हम बोल सकते हैं क्रिस्टल लैटिस में जब कुछ निश्चित आयन की कमी होती है, किसमें, क्रिस्टल लैटिस में जब कुछ निश्चित आयन की कमी होती है जिसके कारण उसमें कुछ छिद्र उत्पन्न होते हैं। क्या होता है? कुछ छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं, तो यह साटकी दोष कहलाता है। कौन सा दोष? साटकी दोष कहलाता है। क्या याद आ गया? कुछ तो याद आया होगा। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन को हल करके चले आएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी सरकार, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा अगला सवाल है, क्वेश्चन है कि उत्प्रेरण से क्या तात्पर्य है। इसके 2 उपयोग लिखिए। उपयोग नहीं, यहाँ पर लक्षण कर लीजिए, लक्षण लिखिए। इसके 2 लक्षण लिखिए। कहा गया उत्प्रेरण क्या है, इसके 2 लक्षण लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, हम देखेंगे किसी पदार्थ की उपस्थिति में किसी रासायनिक अपक्रिया का वेग या दर परिवर्तित हो जाता है, परंतु अपक्रिया के अंत में पदार्थ स्वयं अपरिवर्तित रहता है। क्या कहलाता है? उत्प्रेरण कहलाता है। उत्प्रेरण को हम यही कहते हैं कि जब किसी पदार्थ की उपस्थिति में, जैसे मान लीजिए हम कभी कभी रिएक्शन कराते हैं क्या, RX + 2Na। आपको इस रिएक्शन का नाम लिखना है कि कौन सा रिएक्शन है, XR प्लस, हो गया ना? ठीक है, फिर इसको हम लेते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति, शुष्क ईथर की उपस्थिति लेते हैं ना। ठीक है, तो हमारा बनता क्या, R + NaX 2NaX बनता है, ये निकलता है। तो पहली बात तो ये है कि आप लोग इसका नाम बताइए कि कौन सी रिएक्शन है ये। ठीक है, और दूसरा जो समझाने का कार्य है, हम समझा रहे हैं कि उत्प्रेरक क्या है। ये जो ऊपर है ना, यही क्या है, हमारा शुष्क ईथर उत्प्रेरक का कार्य कर रही है। कहा गया किसी पदार्थ की उपस्थिति में, ये जो हमारा शुष्क ईथर है क्या है,
कोई पदार्थ है, इसकी उपस्थिति ले लिया गया है, उपस्थिति में यदि किसी रासायनिक अपक्रिया का दर या फिर वेग बोल सकते हैं, ठीक है, परिवर्तित हो रहा है, यानी तीव्र हो रहा है या फिर धीमी हो रहा है, ये देखा जाएगा बाद में, लेकिन अभी समझ लीजिए क्या परिवर्तित हो जाता है तो उस पदार्थ से तो परंतु परंतु क्या होता है, अपक्रिया के अंत में पदार्थ स्वयं अपरिवर्तित रहती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। और इसके लक्षण की बात करें तो क्या हो रहा है कि जो पहला लक्षण है, उत्प्रेरक अपक्रिया में भाग नहीं लेता। देखो कहीं अपक्रिया में भाग ले रहा है नहीं ना, ये सिर्फ उपस्थिति है इसकी, ठीक है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारा जो दूसरा लक्षण क्या है, यह क्रिया की गति को प्रभावित करती है, यानी अब क्रिया की गति जो है को क्या करती है, प्रभावित करती है, तीव्र धीमी या स्लो मोशन में करती है, करती रहती है, तो इससे ही हम बोलते हैं क्या, उत्प्रेरक। जब कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तो उत्प्रेरक ले लेते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन होने लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नए अंदाज में। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।